मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, मैंने जैसा आपको बताया था कि बीएससी पार्ट थर्ड के जो क्वांटम मैकेनिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, उसमें अपन आज की क्लास में पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो हाइड्रोजन का जो बोहर मॉडल पढ़ा था और कॉम्पटन प्रभाव का जो है वो एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन पढ़ा था। उसके बाद आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो प्रकाश की तरंग वर्ग कण के रूप में जो द्वैत प्रकृति है उसके बारे में, और डी ब्रोगली परिकल्पना डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा डी ब्रोगली जो समीकरण है उसका सत्यापन करना, तो तथा हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन आज बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एज ए वेव एंड एज ए पार्टिकल, यानी प्रकाश की तरंग और कण के रूप में द्वैत प्रकृति। प्रकाश की जो तरंगीय प्रकृति होती है उससे अपन व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन और ध्रुवण जैसे प्रकार की जो फिनोमिना है या परिघटना है उनको समझा सकते हैं। उसी प्रकार से प्रकाश की जो कणीय प्रकृति के गुण होते हैं उसके द्वारा हम प्रकाश का विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम जो है उसके बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार प्रकाश की सभी घटनाओं को समझने के लिए हमें फोटोन सिद्धांत यानी कणीय और तरंगीय सिद्धांत दोनों की आवश्यकता होती है। यानी कि हम पूर्ण रूप से किसी के बारे में अगर सभी घटनाओं को समझना चाहते हैं तो हमारे को पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर को कंसीडर करना पड़ेगा। दोनों को एक दूसरे के दोनों ही जो हैं गुण हैं उनको मानना पड़ेगा। कभी किसी गुण द्वारा किसी घटना को समझाया जा सकता है और कभी किसी गुण द्वारा किसी घटना को समझाया जा सकता है। वस्तुतः कणीय व तरंगीय गुण एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। समय के साथ किसी भी बिंदु पर कोई कण कणीय तथा तरंगीय गुणों को एक साथ नहीं दर्शाएगा, न तो कभी वह एक समय पर दोनों गुणों को नहीं प्रदर्शित करता। वह कभी कणीय गुण को प्रदर्शित करता है, कभी वह तरंगीय गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश की तरह उचित अवस्था में सूक्ष्म द्रव्य पार्टिकल मैक्रो माइक्रो मैटर पार्टिकल पदार्थ के जो कण हैं, सूक्ष्म द्रव्य, यहाँ ध्यान रखिए द्रव्य का मतलब मैटर है न कि लिक्विड। तो प्रकाश की तरह उचित अवस्था में सूक्ष्म द्रव्य कण पदार्थ के कण मैटर पार्टिकल जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है आदि भी तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। अतः द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है वर्ण सूक्ष्म द्रव्य कणों यानी कि माइक्रो मैटर पार्टिकल में भी होती है। इस प्रकार जो तरंगे द्रव्य कणों से संबंध होती हैं यानी मैटर पार्टिकलों से संबंधित होती हैं उन्हें द्रव्य तरंगे मैटर वेव्स या फिर डी ब्रोगली वेव्स कहते हैं। बात समझ में आई? यदि विकिरण की प्रकृति तरंगीय मानी जाए तो उसके साथ तरंगदैर्ध्य, आवर्ती और अवस्था जैसे गुण संलग्न होते हैं। अतः प्लैंक्स इक्वेशन द्वारा E = hν होगा। यदि विकिरण की प्रकृति कणीय मानी जाए तो संवेग जैसे गुण संलग्न होंगे। अतः आइंस्टाइन इक्वेशन द्वारा अपन ये कह सकते हैं E = mc²। अब देखिए दोनों जो समीकरण है 1 व 2 में हमारे पास E की वैल्यू एक में hν है और E की वैल्यू एक में mc² है। तो अपन लिख सकते हैं इन इक्वेशन 1 व 2 दोनों समीकरणों से कि hν = mc²। और आप जानते हो ν होता है c/λ, तो हमारे पास आ जाएगा hc/λ = mc²। अब एक c से c कट जाएगा तो h/λ हो जाएगा, h/λ = mc हो जाएगा। अगर अपन लैम्डा बराबर लिख सकते हैं h/mc
और mc जो होता है वो संवेग के बराबर होता है, p के बराबर होता है। तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और यही डी ब्रॉगली इक्वेशन है। ठीक है, और अपन लिख सकते हैं p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, यानी संवेग जो है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात किसी गतिमान कण का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कण का द्रव्यमान संहति और वेग जितना होगा उससे संबंध तरंग दैर्ध्य का मान उतना ही कम होगा। संवेग जो होता है वो p होता है और वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है, और p इज इक्वल टू होता है एम वी, यानी कि m बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, या फिर v बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। इसका मतलब ये हुआ यदि द्रव्यमान और वेग बढ़ता है तो हमेशा तरंग दैर्ध्य का मान कम होता है। अब अपन डी ब्रॉगली जो समीकरण है उसका सत्यापन करेंगे। उस सत्यापन का मतलब ये हुआ कि यदि हम वेग बढ़ाते, यदि उसका कण का द्रव्यमान या संहति बढ़ती है या वेग बढ़ता है तो उसका जो है तरंग दैर्ध्य कम होना चाहिए, उसकी लैम्डा कम होनी चाहिए। और ये जो सत्यापन है वो डेविसन और जर्मर के प्रयोग द्वारा हम कर सकते हैं। डेविसन और जर्मर का प्रयोग क्या है अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा डी ब्रॉगली सत्यापन, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गन होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और इस इलेक्ट्रॉन पुंज को 40 से 68 वोल्ट तक त्वरित करते हैं। और त्वरित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्लेट की सहायता से डायरेक्शन देके त्वरित इलेक्ट्रॉनों को एक निकल क्रिस्टल पे डालते हैं। निकल क्रिस्टल के आगे अपन एक स्केल वाला जो है स्केल लगा देते हैं और आयनाइजेशन चैम्बर लगा देते हैं, जो कि डिटेक्टर की सहायता से लगाते हैं। डिटेक्टर वो है जो उस कितने इलेक्ट्रॉन आए, कितनी विकिरण आई, उनका डिटेक्शन करता है, और उसके आगे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर इस बात को बताता है कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कितनी है, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन जो है बताता है वो उसके समानुपाती होगा। तो देखिए हम बात करते हैं विवर्तित जो विकिरणों की दिशा, यहाँ से जो विकिरण विवर्तित हुए, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो विवर्तित हुए, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और निकल क्रिस्टल पर गिरने के बाद जो विवर्तित होता है, विवर्तित इलेक्ट्रॉनों की दिशा को इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं और उस स्थिति को गोलीय स्केल पे पढ़ लेते हैं। ये वाला जो स्केल है वो गोलीय स्केल है और उस पर पढ़ लेते हैं। अलग अलग कोण पर डिटेक्टर की सहायता से तरंग की तीव्रता को माप लेते हैं, उसकी इंटेंसिटी को माप लेते हैं। इस प्रकार हमारे को एक डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है, और वह जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वह एक्सरे पैटर्न जैसा ही होता है, जैसा अपन सॉलिड स्टेट में अपन प्राप्त करते हैं कि जो इंटेंसिटी के हिसाब से हमारे को स्पॉट मिलता है फोटोग्राफिक प्लेट पर। उस फोटोग्राफिक प्लेट पर जितना ज़्यादा स्पॉट होगा या उसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वैसा ही वो स्पॉट का क्रिएशन करेगा। तो हम यहाँ पर भी वैसा ही हम जो तीव्रता के जो है उस जो पैटर्न प्राप्त होता है उसके हिसाब से अपन तीव्रता को माप लेते हैं। ठीक है, और इससे स्पष्ट है कि सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति भी होती है, क्योंकि विवर्तन जो है वो तरंगी ये गुण है न कि कण। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे को डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है वह तरंगीय प्रकृति को शो करता है, अदरवाइज तो हमारे को डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को यदि 54 वोल्ट से त्वरित करते हैं तो 50 डिग्री के कोण पर विवर्तित होता है। इस अवस्था में लैम्डा का मान डी ब्रोगली इक्वेशन से प्राप्त मान यानी कि 1.6 एंगस्ट्रम के बराबर से प्राप्त मान 1.66 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। यानी कि डी ब्रोगली इक्वेशन से प्राप्त मान जो है वो 1.6 एंगस्ट्रम प्राप्त होता है, जबकि ब्रैग्स इक्वेशन यानी एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा से हमारे को जो लैम्डा का मान प्राप्त होता है वो 1.66 एंगस्ट्रम प्राप्त होता है। इसका मतलब हमारे को जो डी ब्रोगली इक्वेशन से मान लैम्डा का प्राप्त हुआ वही मान जो है वो ब्रैग्स इक्वेशन से
प्राप्त होता है, इसका मतलब हमारा जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो सही है। तो हम अगर इसका वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो वह उस बात को सत्यापित करता है। अतः ये विधि डी ब्रोगलीज समीकरण का पूर्ण रूप से समर्थन करती है। इस प्रकार से हम डेविशन और जर्मर प्रयोग द्वारा डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या है? किसी भी विशेष क्षण पर कण की स्थिति व संवेग का एक साथ यथार्थता से निर्धारण करना, ज्ञात करना असंभव है और इसे ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। हाइजेनबर्ग ये कहता है कि किसी भी क्षण जो है, किसी भी कण की जो है, या तो स्थिति को यथार्थता से निर्धारण कर सकते हैं या उसके संवेग को यथार्थता से निर्धारण कर सकते हैं। संवेग और स्थिति को एक साथ ज्ञात करना बहुत मुश्किल है या ज्ञात करना असंभव है। देखिए, इस उसका गणितीय रूप है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच, जहाँ पर डेल्टा एक्स है वो स्थिति की अनिश्चितता है, यानी कि तरंगीय गुण की अनिश्चितता है, और डेल्टा पी जो है वो संवेग की अनिश्चितता है, यानी कि कणीय गुण की अनिश्चितता है। और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो स्थूल कण बड़े कणों यानी मैक्रोमोलिक्यूल पर लागू नहीं होता, क्योंकि स्थूल कणों के द्रव्यमान अधिक होने के कारण अनिश्चितता का मान यानी अनसर्टेनिटी का मान जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। या यूँ कहिए, अपन ये कहें कि इस डेल्टा पी की जगह अगर अपन एम वी रख दें, तो क्योंकि पार्टिकल की जो मास तो चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज होती है, तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, जो समीकरण 2 में बताया गया है। अगर अपन एम को नीचे ले जाएं तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। अब देखो, एम का मान अगर बढ़ता है तो एच अपॉन 4 पाई एम का मान बहुत कम हो जाता है, और अगर इसका मान कम होगा तो इसका मतलब अनिश्चितता का मान जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, यानी कि वह लागू नहीं होगा। अतः जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है, यानी कि जिसका मास ज़्यादा होता है, यानी कि जिसका साइज ज़्यादा होता है, या जो बड़े कण होते हैं, उन पे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू नहीं होता। इक्वेशन 3 के में एच अपॉन एम का मान बहुत कम है, क्योंकि एम का मान बहुत अधिक है। अतः एच अपॉन 4 पाई एम का मान बहुत कम हो जाएगा, अर्थात अनिश्चितता का मान बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अनिश्चितता डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का मान एच अपॉन 4 पाई एम के बराबर या अधिक होता है। इसका दूसरा रूप भी है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, जहाँ डेल्टा ई ऊर्जा की अनिश्चितता है, डेल्टा टी जो है वो समय की अनिश्चितता है। अब अनिश्चितता के सिद्धांत की जो व्युत्पत्ति कैसे करते हैं, डेरिवेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का जो सिद्धांत है उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। माना हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है किसी मैटर में, और इस पर एक फोटोन गिरता है। फोटोन जो गिरता है वह उसका विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, और वह माना पी व क्यू के बीच में से डिफ्रैक्ट होता है, और इसके आगे माइक्रोस्कोप लगा देते हैं जिससे डिटेक्ट करते हैं कि इस दोनों की स्थिति के बीच में से इलेक्ट्रॉन का विवर्तन होता है, और हम ये एक्स किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसको देख सकते हैं। माना कि एक इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु ओ पर स्थित है, ये ओ बिंदु है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थित है। इस स्थिति का निर्धारण एक्सरे या फिर गामा रे माइक्रोस्कोप से करते हैं। इस माइक्रोस्कोप से स्थिति की अनिश्चितता यानी डेल्टा एक्स निम्न प्राप्त होती है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हमारे को एच अपॉन 2 sin अल्फा के बराबर होगा, जहाँ पर डेल्टा एक्स जो है वो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी है जिसका विभेदन
माइक्रोस्कोप द्वारा किया जाता है। अतः यह एक्स एक्सिस की दिशा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति की मापने में अनिश्चितता को भी प्रदर्शित करता है। लैम्डा फोटोन की तरंग दैर्ध्य है। अल्फा जो है वह कोण है जिससे फोटोन सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करता है। माना इंसिडेंट फोटोन जो इंसिडेंट फोटोन आया है वो इलेक्ट्रॉन से टकराकर ओपी व ओक्यू के बीच में से माइक्रोस्कोप में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद जो है वह फोटोन जो आया है, इंसिडेंट फोटोन की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ। इंसिडेंट फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, वह ओ पी में जाए और ओ क्यू में जाए। ठीक है, ये फोटोन ओपी दिशा में चले तो एक्स एक्सिस पर इसका संवेग का घटक जो है वह एच अपॉन लेमडा साइन एल्फा होगा जब ओपी दिशा में जाए तो। अतः टक्कर में फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्स एक्सिस दिशा में दिया गया संवेग जो होगा वह निम्न होगा। एक्स एक्सिस दिशा में इधर इलेक्ट्रॉन गया, उस दिशा में कितना संवेग देता है वो हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा प्लस एच अपॉन लेमडा साइन एल्फा। वह प्लस इसलिए आएगा, बढ़ेगा इसलिए क्योंकि फोटोन व इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वह लगभग सेम डायरेक्शन है, सेम है, एक ही दिशा में। फोटोन भी इधर ही है और जो है इलेक्ट्रॉन जो है वह भी एक्स एक्सिस में ही गया है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में गया है तो हमारे पास जो होगा वो संवेग जो हो उसका इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा। यदि जो है वह मान लो हमारे पास फोटोन वापस चला जाए तो देखिए दूसरी स्थिति में क्या होगा। इसी प्रकार यदि प्रकीर्णित फोटोन सूक्ष्मदर्शी में ओ क्यू दिशा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस की दिशा में दिया गया संवेग जो है वो निम्न होगा। अब संवेग घटेगा क्योंकि फोटोन और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वह विपरीत हो गई। अब संवेग घटेगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्स एक्सिस की दिशा में दिया गया संवेग जो होगा वो निम्न हो जाएगा पी वाई इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा माइनस एच अपॉन लेमडा साइन एल्फा। अब समीकरण 2 व 3 के अनुसार इलेक्ट्रॉन के संवेग का मान पी एक्स व पी वाई के बीच कुछ भी हो सकता है। अतः एक्स एक्सिस पर संवेग की अनिश्चितता जो होगी वह होगी डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एक्स माइनस पी वाई। अब पी एक्स की वैल्यू रख देंगे और पी वाई की वैल्यू रख देंगे। पी एक्स की वैल्यू थी हमारे पास एच अपॉन लेमडा प्लस एच अपॉन साइन एल्फा माइनस एच अपॉन लेमडा माइनस एच अपॉन लेमडा साइन एल्फा। खोलेंगे तो हमारे पास ये समीकरण आएगी एच अपॉन लेमडा प्लस एच अपॉन लेमडा साइन एल्फा माइनस एच अपॉन लेमडा प्लस एच अपॉन लेमडा साइन एल्फा। एच अपॉन लेमडा से एच अपॉन लेमडा कट जाएगा और एच अपॉन लेमडा साइन एल्फा बचेगा, इधर एच अपॉन लेमडा साइन एल्फा बचेगा। तो हमारे पास हो जाएगा 2 एच अपॉन लेमडा साइन एल्फा जो समीकरण 4 में है। अतः समीकरण 1 व 4 से हम ये लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 2 साइन एल्फा इंटू 2 एच अपॉन लेमडा साइन एल्फा। अब जो कटता है उसको काट देंगे तो हमारे पास बचेगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच। वास्तविक मापन में अनिश्चितता एच से अधिक होगी तो इसलिए अपन लिख देंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच जो समीकरण 4 में। इसी प्रकार अपन जो है इसका दूसरा रूप भी प्राप्त करते हैं। यदि कण v वेग से गतिशील हो तो हमारे पास v इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अतः समय की अनिश्चितता डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन वी। कण की गतिज ऊर्जा जो होती है वो E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अपन इसको अब डेल्टा E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम वी इंटू डेल्टा वी और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं v इंटू एम इंटू डेल्टा वी। तो m इंटू डेल्टा वी की जगह अपन डेल्टा p लिख सकते हैं। तो हमारे पास डेल्टा E इज इक्वल टू हो जाएगा
वी इंटू एच अपॉन डेल्टा एक्स। यह इसलिए हो जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है एच, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखिए अपन वी अपॉन डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, या डेल्टा एक्स अपॉन वी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, वी इंटू डेल्टा टी के बराबर। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच। परंतु गणनाओं में हम निम्न रूप लेते हैं, क्या रूप लेते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, अथवा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। इस प्रकार से हम हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत का व्युत्पन्न कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे क्लासिकल और साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन। धन्यवाद।